वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग परमाणु संरचना टॉपिक के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं, जिस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे आज एक नए और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स का ये मेन तौर पर टॉपिक है। बट जब आप एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक देखोगे तो आप देखोगे कि उस टॉपिक जो ये फिजिक्स का मेन टॉपिक है ये केमिस्ट्री में भी दिया है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल्ड वे में आपको किताब में देखने के लिए ये टॉपिक मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप ध्यान से देखो, ये पूरी चीज़ लिखी हुई है। मेरा फोकस लिखाने पे नहीं है, मैं आपको कंटेंट समझाना चाहता हूँ, आप उसको समझ लीजिए, फिर एक स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। शुरुआत में लिख करके टाइम वेस्ट मत करिए, सबसे पहले आप समझिए कि इसमें बताना क्या चाहता हूँ मैं। देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स में इसको बांट देते हैं। हम यहाँ से पार्ट शुरू कर रहे हैं। हमने ये एक बॉक्स लिया हुआ है, ये हमने ले लिया, ये मेटल का कोई टुकड़ा है। आप सभी को पता है कि मेटल के टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और साथ में क्या होते हैं, धनायन। आपको पता है, जैसे हमने कहा सोडियम है, सोडियम का एक टुकड़ा है, तो वैसे तो सोडियम का टुकड़े में जो प्रतीक चिन्ह है वो लिखेंगे Na, बट होता यह है कि Na एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और वो इलेक्ट्रॉन उस टुकड़े में, मेटल के टुकड़े में मूव करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और धनायन अपनी जगह पर स्टेब्लिश रहेंगे। तो ऐसा समझ लो कि किसी भी मेटल में दो चीजें मौजूद हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करने के लिए फ्री हैं, उसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और दूसरे हैं धन आयन जो अपनी जगह पर फिक्स हैं। अब होता यह है कि धन आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन उसी मेटल के टुकड़े के अंदर ही रहते हैं, मेटल के टुकड़े को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते। अब देखो, हमने क्या काम किया कि उस मेटल के टुकड़े को एनर्जी दी, ऊर्जा दी। अब ऊर्जा हम कितने भी तरीके से दे सकते हैं, कितने तरीके से देते हैं वो यहां पर लिखा हुआ है। हमने इस मेटल के टुकड़े को ऊर्जा दी तीन तरह से, या तो तापमान के द्वारा, मतलब गर्म करके दी, दूसरा हमने विद्युत ऊर्जा दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने इसको एनर्जी दे दी, या फिर तीसरा हमने इसके ऊपर प्रकाश गिराया, लाइट गिराई, तो हमने प्रकाश से इसको ऊर्जा दी। तो कुल तीन तरह से हमने इस मेटल के टुकड़े को ऊर्जा दी, और ऊर्जा जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को मिलते ही साथ वो इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस छोड़कर या उस धातु के टुकड़े को छोड़कर बाहर निकल गए। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन उस धातु के टुकड़े जिसमें इलेक्ट्रॉन थे वहां से वो बाहर निकल जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम बाहर से, ऐसा समझ लीजिए, अगर हम बाहर से एनर्जी देंगे, मान लो ये एनर्जी हमने प्रकाश के रूप में दी, लाइट के रूप में दी, तो लाइट जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को गेन करेंगे, और गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धातु के टुकड़े पर ऊर्जा डालने से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर चले जाते हैं, और इस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यदि ताप के द्वारा होता है तो इसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन, इसको बोलते हैं थर्मल इमिशन। अगर हम विद्युत क्षेत्र के द्वारा एनर्जी देते हुए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं तो इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। और यदि प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, जो कि हमारा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब धातु के टुकड़े पर प्रकाश डालने पर यदि धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो, ये चीज, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ताप द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है उसको बोल रहे हैं तापायनिक उत्सर्जन, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं ताप जनित इलेक्ट्रॉन। विद्युत क्षेत्र से उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रॉन का कोई विशेष नाम नहीं है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, होते वो भी इलेक्ट्रॉन है, बट उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर दूसरी चीज जो हम लोगों को सीखने की है कि हमने प्रकाश धातु पर गिराया और इलेक्ट्रॉन निकल गए धातु से,
तो क्या कोई भी लाइट जब धातु पर पड़ेगी तो क्या धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे? समझ में आ रहा ना? कोई भी प्रकाश, जैसे एक टुकड़ा ले लो, कोई भी आपके आजू बाजू मेटल का टुकड़ा, जैसे मेज है वो धातु की है, लोहे की बनी हुई है, उस पर हम अगर लाइट देख रहे हो, बल्ब की लाइट पड़ती है या सूर्य में रख दो, धूप में रख दो, तो उस धातु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं? नहीं, उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। यहां पर हमें दो चीजें और सीखने की जरूरत है, दो टर्म्स सीखने की जरूरत है। एक टर्म का नाम है कार्यफलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत पूछी जाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। कार्यफलन क्या होता है? और कार्यफलन के बाद हम एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे देहली आवृत्ति की, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ने के बाद तब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन को, उसके कंटेंट को पढ़ेंगे। तो देखो, कार्यफलन को आप समझो, हमने धातु पर लाइट गिराई, मतलब ऊर्जा दी, तो ऊर्जा थोड़ी बहुत देने से काम नहीं चलेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, एक घर में एक परिवार रहता है, हमने आपसे बोला कि लो ये 100 रुपए और इस घर को खाली करके भाग जाओ, तो क्या वो घर खाली करके भाग जाएगा? नहीं भागेगा। वो कहेगा भाई जो घर की कीमत है आप उतनी तो दीजिए, हमारा घर 5 लाख रुपए का है, आप हमें 5 लाख रुपए दीजिए। तो हम सोचेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना है। हाँ, अगर आप उसको 5 लाख रुपए दे देते हो और आप उसको फिर बोलते हो कि हाँ अब आप घर खाली करके चले जाओ, तो शायद वो चला जाए। सेम चीज यहां पर है, धातु है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन धातु के जो आयन है, पॉजिटिव आयन है, उनके साथ आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। हम अगर बाहर से ऊर्जा देंगे तो थोड़ी बहुत ऊर्जा देने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, आपको कम से कम कुछ ना कुछ एक न्यूनतम ऊर्जा तो देनी ही पड़ेगी। अगर उतनी न्यूनतम ऊर्जा आप उसको दे दो, मान लो 1500 कैलोरी आप ऊर्जा दे दो, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, 1500 कैलोरी आप ऊर्जा दे दो, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस धातु से निकल जाए। समझ में आ रहा ना? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम का मतलब थोड़ी सी मात्रा नहीं है, न्यूनतम का मतलब जितनी आवश्यकता है कम से कम उतनी तो देनी ही पड़ेगी। मतलब घर की कीमत 5 लाख रुपए है तो कम से कम 5 लाख तो देना ही पड़ेगा, अगर आप उसकी ज्यादा दे पाओ तो अलग बात है। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो धातु पर गिरने से धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, इसको हम वर्क फंक्शन या कार्यफलन कहते हैं। अब कार्यफलन, कार्य को आप जानते हो W से प्रदर्शित करते हैं, तो कार्यफलन को हमने W0 से प्रदर्शित कर दिया। W बराबर क्या होता है? जैसे कार्य भी एक तरह की ऊर्जा है, आप लोगों ने अभी प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ा है? E बराबर h न्यू, तो W बराबर भी सूत्र क्या हो जाएगा? h न्यू। चूंकि ये W0 है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? h न्यू 0। ये h क्या है? प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक का मान आप पढ़ चुके हो, 6.62 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड पढ़ा हुआ है ना। और ये जो न्यू 0 है ये आवृत्ति है, मगर ये आवृत्ति विशेष प्रकाश की आवृत्ति है, और उस विशेष प्रकाश वाली आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति, या जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, देखो जब आप प्रकाश डालोगे तो उस प्रकाश की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, और आप सभी को पता है कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश, वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो धातु पर गिराने से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए सहायक होता है, उस ऊर्जा को तो बोलते हैं कार्यफलन। और उस ऊर्जा की जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। देखो ये देहली आवृत्ति की परिभाषा लिखी हुई है, इसमें क्या बोला गया है? वह न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश की आवृत्ति, वह न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश की आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसको न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। देखो इन शॉर्ट मैं इतना ब्रीफ करता हूं, इतने ब्रीफ में आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने आपको बहुत सीधी सी बात बोली कि हमारे पास कोई धातु है तो उस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और धातु आयन है, इनके बीच में आकर्षण बल लगा है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह छोड़ करके चले जाएं, मतलब हमें उनको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने के कुल 3 तरीके हैं। ताप द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हो तो इसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा देकर अगर आप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हो तो उसको बोलते हैं विद्युत
क्षेत्र उत्सर्जन, और यदि प्रकाश द्वारा आप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए हम सभी लोगों को सबसे पहले ये सीखना है कि धातु कौन सी लेनी है। तो धातु हमें वो लेनी है जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो। और आप सभी लोगों ने 10th लेवल में पढ़ा हुआ है कि धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। कहने का मतलब ये हुआ हमें ऐसी धातु का चुनाव करना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, और सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन जिस धातु से निकलता है उसका नाम होता है सीजियम। ध्यान रखिएगा, सीजियम। सीजियम क्षार धातु है और इससे सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जो सीजियम धातु है उसका उपयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव में किया जाता है। सीजियम के अलावा पोटेशियम भी एक धातु है जिससे इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होता है, इसलिए इस धातु का भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब यहां पर आप याद रखिए कि जो सीजियम है उसके लिए जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करिएगा, ये विकल्प में क्वेश्चन आता है कि किस धातु के लिए या किस धातु का उपयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव में किया जाता है। आंसर है सीजियम। आपसे पूछा जाता है सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान सबसे कम होता है, सबसे कम ऊर्जा का प्रकाश इसके लिए देना पड़ता है, और जो कार्यफलन है उसका वैल्यू कितना होता है, तो वो याद रखिएगा 2.14 होता है। और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, वो होती है प्लेटिनम धातु। प्लेटिनम धातु में प्रकाश आप दोगे तो प्रकाश की बहुत ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, तब जाकर के आप सोचिए कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सामान्य तौर पर प्रकाश से प्लेटिनम तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, इवन देखो आयरन धातु से नहीं निकलता, प्लेटिनम तो बात की चीज हो गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, सीजियम है। तो आपने देखा कि जिस न्यूनतम ऊर्जा को देने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम बोलते हैं कार्यफलन। W0 से इसको प्रदर्शित करते हैं, और कार्यफलन का सूत्र क्या है जो हम सवाल करेंगे इस पर, W0 बराबर h न्यू 0। h क्या है, प्लैंक नियतांक, और न्यू 0 क्या है, ये है देहली आवृत्ति। अब आप बात करोगे देहली आवृत्ति क्या होती है, तो आप बताओ धातु पर आपने प्रकाश गिराया, प्रकाश में थी ऊर्जा, और आपको पता है कि ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। मतलब वह प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है उस प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। इसको न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर हमें दो चीजें और सीखनी चाहिए, एक है प्रकाश की ऊर्जा और एक है प्रकाश की आवृत्ति। ये आनी चाहिए आपको, ये आप लोगों ने 10th लेवल में लाइट में पढ़ा होगा। देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हम बता दें कि ये हमारे पास, आपको पता हमने ऐसा चित्र एक बनाया था, शायद याद होगा आपने कुछ वीडियो पहले। तो ये होता है तरंग का एक दोलन, यहां से चली और यहीं पे वापस आ गई, इतनी चीज को हम बोलते हैं तरंग का एक दोलन। तो देखो एक सेकंड में जितनी तेज तरंग आगे बढ़ेगी, मतलब जितने दोलन करते हुए फटाफट आगे निकलेगी, हम बोलेंगे उसकी आवृत्ति ज्यादा है। जैसे आप ऐसा समझो, एक पंखा है ऐसे से घूम रहा है धीमे धीमे, तो हम कह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, आवृत्ति कम है। और मिक्सी का जो मशीन है, जो ब्लेड है, वो कितनी तेज घूमता है, सर घूमता चला जाता है, तो वो मिक्सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर वही चीज है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तो मतलब एक सेकंड में कई सारे दोलन वो पूरे कर लेगी। एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो याद रखिए कि जो एनर्जी है जो लाइट की जो एनर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, h न्यू। तो कहने का मतलब यदि आवृत्ति ज्यादा है तो उस प्रकाश की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी चीज है प्रकाश की तीव्रता। अब आप ऐसा समझो, हमने एक टॉर्च लिया, और टॉर्च को जला दिया, तो टॉर्च से लाइट निकल रही है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हमने टॉर्च का प्रकाश करीब 20 फुट दूर एक दीवार पर गिराया, तो वो पूरी दीवार पर टॉर्च की रोशनी जाएगी। खुद से सोचो, करके देख लेना आप। तो आप बताओ, हम अगर कहें कि मान लो ये पूरी दीवार है, हम काफी दूर से टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च का प्रकाश पूरी बोर्ड पर आ रहा है। अब हम बोले बताओ इतने से हिस्से में टॉर्च का कितना प्रकाश आ रहा है, तो आप बोलोगे बहुत कम प्रकाश आ रहा है, बहुत कम प्रकाश आ रहा है भाई, क्योंकि लाइट पूरे में बट गई ना, तो इतने से हिस्से में कितना प्रकाश आया,
तो कहोगे बहुत कम प्रकाश आया, मतलब यहाँ पर जो तीव्रता थी, लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो क्या है, कम है। अब हम टॉर्च को नजदीक लाए और यहीं पर टॉर्च जला दी, मतलब इतने हिस्से में रख के टॉर्च जला दी, तो आप देखोगे यहाँ पर लाइट क्या हो गई, तेज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं कि अब जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, तीव्र हो गई, उसकी तीव्रता क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब कहने का यह हुआ कि एकांक क्षेत्रफल में जो यूनिट एरिया होता है उसमें जितनी लाइट पड़ती है, यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी पास होती है, मतलब लाइट है तो लाइट में पता है कि तरंगे हैं, तरंग है तो आपको पता है उसकी आवृत्ति है, और आवृत्ति है तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा है। तो एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा गुजरती है, एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या जिसको हम बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। और प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो तरंग के आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये दोनों चीजें आपको फिजिक्स में सिखाई जाएंगी। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, मच बेटर, आनी चाहिए। और अगर नहीं भी आ रही है तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिए अभी कि जो हमारी जो प्रकाश तरंगे हैं उसकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा एनर्जी जो होती है वो तो होती है आवृत्ति के समानुपाती, और जो हमारी प्रकाश की जो तीव्रता होती है, लाइट की जो तीव्रता होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये चीजों को आप याद रख लीजिए। इतनों को, इतना कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ होना चाहिए, तब हम इस टॉपिक को सीखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या चीज होती है। आइए देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव में बहुत सिंपल सी चीज है। ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम को आपको समझ में आएगा। देखो ये जो एक विसर्जन नली है, आपको पता है विसर्जन नली हमने कैथोड किरण और एनोड किरण में सिखाया हुआ है। एक कांच की विसर्जन नली है, यहां पर कैथोड है, मतलब बैटरी का ऋण सिरा यहां पर जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। मतलब इसको ऋण प्लेट की तरह बनाया हुआ है, और इस कैथोड में हमने जिस धातु का उपयोग किया है ये वही धातु है जिसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है। मतलब हमने यहां पर कौन सी धातु ली हुई है, या तो सीजियम ली हुई है या फिर पोटेशियम धातु ली हुई है, क्योंकि यही वो धातु हैं जब इन पर प्रकाश पड़ेगा, बाहर से लाइट आएगी तो इन धातुओं से क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन किस प्लेट की तरफ जाएंगे, धन प्लेट की तरफ जाएंगे। और धन प्लेट तो किसी भी धातु की आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इलेक्ट्रॉन जब धन प्लेट की तरफ जाएंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। और इस तरह से हमारा प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन के निकलने से सर्किट का पूरा हो जाना, और सर्किट में धारा का उत्पन्न हो जाना, इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसकी देखो डेफिनेशन जो आपको पेपर में लिखनी है वो कैसे लिखोगे, जब किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, हमने फिर बताया प्रकाश कोई जैसा चाहे प्रकाश नहीं होना चाहिए, हमें प्रकाश ऐसा लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मतलब हमें बहुत ज्यादा, जैसे आप समझते हो ना, आपको हमने बताया था कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये सारे जो हमने नाम अभी भी बोले हैं ये सब ये वो प्रकाश हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है, इनकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आया ना। तो हम यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश डाल रहे हैं। तो देखो वह निश्चित, जब किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु पर गिरता है तो धातु के इलेक्ट्रॉन से तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार निश्चित आवृत्ति के प्रकाश द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाता है या फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये उसकी परिभाषा है, उसका डायग्राम है। डायग्राम का अगर आप डिटेल लिखना चाहो तो आप डिटेल लिख सकते हो कि हमने एक विसर्जन नली ली, उसमें हमने सीजियम अथवा पोटेशियम धातु का कैथोड लिया, अन्य किसी धातु का एनोड लिया। कैथोड पर हमने बाहर से एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश गिराया। निश्चित ऊर्जा का मतलब है जितने में इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो प्रकाश हमने गिराया। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, इस तरह से सर्किट पूरा होता है और बाहर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। उसका ये डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखो वैसे ये एक लाइन का टॉपिक है, इतना लिख करके काम खत्म, आप 11 पास हो गए। देखो फिर बोल रहा हूँ यहाँ चूरन टाइप पढ़ाई नहीं हो रही है,
कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं और आपका काम खत्म हो जाए। मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक पन्ना, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, तो फिर ये पढ़ाना मेरी लायबिलिटी है। हाँ, पढ़ना आपकी लायबिलिटी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप उन वीडियोस को आप देख करके आप अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डेडिकेशन के साथ पढ़ना सीखिए, ईमानदारी के साथ पढ़ना सीखिए। आप पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो। आप पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हो। इसलिए पढ़ाई आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करनी है, और ये आपका बेसिक्स हैं। आप सीखोगे, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा। आप बेसिक्स नहीं सीखोगे, आप याद करके 11th क्लास पास कर लोगे, 12th क्लास पास कर लोगे, तो कोई कंपटीशन क्रैक करने में आपको हमेशा समस्या आएगी कि यार हमने ये चीज़ काश पढ़ी होती तो आज हम सीख जाते। ये आपकी लर्निंग एज है, सीखने की एज है। इस एज में हम किसी को बोलें कि ये गधा व्यक्ति है, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये कहना मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि ये तो ग्रोइंग एज है। किसी बच्चे का हाई स्कूल में 50% आया और किसी बच्चे का 85% आया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 85% वाला लड़का होशियार है और 50% वाला बच्चा गधा है, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त बन जाए कि आप इंटरमीडिएट में 95% ले आओ और 85% वाला बच्चा गलत संगत में फंस जाए, चूरन टाइप वीडियो अगर लेने लगे, गलत टीचर के साथ इंटरेक्ट होने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि वही 85% वाला बच्चा 50% पे आकर के रुक जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये पढ़ाई आपको अपने लिए करनी है, मेरे लिए नहीं करनी है। यहाँ पर सेम चीज़ आपने देखा, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये 3 तथ्य इसमें लिखे हुए हैं, डिटेल में अभी बोर्ड पर लिख दूंगा। 3 तथ्यों को आप वैसे समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं। इसमें ये बोला गया है, पहले पॉइंट में बोला गया है, अभी लिख दूंगा मैं बोर्ड पे, तो आप नोट कर लीजिएगा। पहले पॉइंट में बोला गया है कि प्रकाश जब धातु पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन केवल और केवल तभी होता है जब उस प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है, उस प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। उस आवृत्ति को तो कहते हैं देहली आवृत्ति, और उस न्यूनतम ऊर्जा के लिए क्या बोलते हैं? कार्यफलन। उतनी ऊर्जा तो होनी ही चाहिए, उतनी आवृत्ति तो प्रकाश में होनी ही चाहिए, तब जाकर के प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यदि हम उससे कम ऊर्जा का प्रकाश डालते हैं, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर यूज करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब आप देखो दूसरे पॉइंट को यहां समझो। हमने यहां पर प्रकाश गिराया, ठीक है, सॉरी, यहां पर हमने क्या किया? प्रकाश गिराया, तो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना। तो देखो ऐसा समझो, हमने आप सभी लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप समझिएगा। हमने क्या काम किया? हमने, आप घरों में रोटी बनते हुए देखा होगा, हमने एक तवा लिया और उस तवे को हमने रोटी बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं। हमने उस तवे को गैस पर रखा और रोटी बेल करके उसके ऊपर रख दी। अभी गैस ऑन नहीं करी, तो क्या बताओ, रोटी सिक जाएगी? नहीं सिकेगी। अब हमने गैस ऑन कर दी और फिर तुरंत रोटी डाल दी, तो रोटी सिक जाएगी? आप कहोगे नहीं सिकेगी। पहले तवा ऊर्जा लेगा, पहले तवे को जितनी एनर्जी चाहिए है वो उतनी एनर्जी जब वो ग्रहण कर लेगा, जब वो गर्म हो जाएगा, उसके बाद वो एनर्जी किसको देगा? रोटी को देगा, तब जाकर के रोटी सिकेगी। सेम चीज यहां है। हमने क्या देखा कि हमने प्रकाश धातु पर डाला, इस प्रकाश की ऊर्जा थी ई बराबर सूत्र क्या था? एच न्यू। अब इस एच न्यू प्रकाश की जो ऊर्जा है वो 2 भागों में बट गई। ये जो टोटल ऊर्जा थी ये 2 भागों में बट गई। पहली ऊर्जा तो हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से ठीक बाहर आएगा, उतनी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन। मतलब ये ई प्रकाश डाला, मतलब हमने 100 जूल प्रकाश डाला, 100 जूल में से 20 जूल ऊर्जा खर्च कहां हो गई? इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने से, मतलब इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च हो गई वो कितनी हो गई? 20। तो कहोगे बाकी की 80 कहां गई? तो बाकी की 80 हो गई इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो गति करेगा, और जब वो गति करेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी एच न्यू हमने दिया था ये 2 भागों में बट गया। एक तो था W0 और एक था उसकी गतिज ऊर्जा, मतलब हाफ mv²। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये 2nd नंबर का फैक्ट है।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सेकंड नंबर का फैक्ट नहीं है, सेकंड नंबर के फैक्ट को हम अभी पहले लेते हैं। आप केवल इतनी सी बात समझ लीजिए, हमने मतलब ऊर्जा धातु की प्लेट पर दी, धातु की प्लेट ने ऊर्जा को ग्रहण किया और ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन पहले सरफेस पे आया और फिर सरफेस से वो ऊपर गया, मतलब सरफेस पर आया मतलब वर्क फंक्शन, हमने कार्यफलन लगाया, और जब वो सरफेस से ऊपर गया मतलब उसमें गति आ गई, मतलब गतिज ऊर्जा हो गई। मतलब हमने ऊर्जा तो दी h न्यू, मगर वो दो भागों में बट गई, बाहर निकालने में और फिर बाहर निकाल करके गति देने में। तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला बन गया h न्यू बराबर W0 प्लस हाफ mv², ये फॉर्मूला प्रकाश वैद्युत प्रभाव का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पर हम सवाल करेंगे। बट इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है, उसको आप समझिए। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि यदि हम प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाते हैं, यदि हम प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाते हैं, यदि हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है, यदि हम प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाते हैं या कहें तो हम प्रकाश की यदि आवृत्ति बढ़ाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकलेगा, मगर वो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसकी जो गति होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी वो बदलेगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम धातु पर प्रकाश गिरा रहे हैं, आपको पता चल गया कि धातु पर जब हम प्रकाश गिराएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अब अगर कोई बोले कि यदि हम उच्च ऊर्जा का प्रकाश गिरा दें तो क्या होगा, तो आप बोलोगे उच्च ऊर्जा का प्रकाश गिराने से ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा था तो दो होने लगेंगे, तीन होने लगेंगे, तीन नहीं होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड हो रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, उनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किस में होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में। मतलब यह हुआ कि यदि हम उच्च ऊर्जा का प्रकाश, उच्च आवृत्ति का प्रकाश उस धातु की प्लेट पर गिराते हैं तो हम देखते हैं कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, मगर उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये पॉइंट नंबर है सेकंड। और थर्ड पॉइंट क्या है कि यदि हम प्रकाश की तीव्रता बदल देते हैं, मतलब हम हाई इंटेंसिटी की लाइट गिराते हैं, अभी हमने उच्च ऊर्जा का प्रकाश गिराया था, तो उच्च ऊर्जा के प्रकाश में क्या हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वो नहीं बदली थी। क्या बदल गई थी, उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बदल गई थी। अब हमने तीसरे पॉइंट में क्या लिखा कि यदि हम हाई इंटेंसिटी लाइट इसके ऊपर गिराते हैं, उच्च तीव्रता वाला यदि हम प्रकाश इसके ऊपर गिराते हैं, तो हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है, हाँ, मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो हाई इंटेंसिटी लाइट डालने से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो इंटेंसिटी बदलने से, लाइट की इंटेंसिटी बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, और लाइट की एनर्जी बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहते हैं, बट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी गतिज ऊर्जा है, वो बदल जाती है। ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है कि निश्चित न्यूनतम ऊर्जा या निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जरूरी है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। यदि हम उससे कम ऊर्जा, उससे कम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं लाइट की, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यदि हम हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड हो रहे हैं, जो उत्सर्जित हो रहे हैं, उनकी संख्या में तो कोई बदलाव नहीं होता है, मगर उनकी गतिज ऊर्जा बदल जाती है। और तीसरा पॉइंट, यदि हम इंटेंस लाइट यूज कर रहे हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा तो कांस्टेंट रहती है, बट नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं। और यही 3 फैक्टर्स हैं जिसको हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रयोगों द्वारा नोटिस किए गए, और उन प्रयोगों द्वारा जो नोटिस किए गए तथ्य थे उसको आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके एक फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, ये आइंस्टाइन द्वारा दिया हुआ फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला प्रकाश विद्युत प्रभाव का सूत्र है जिस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम इन 3 पॉइंट्स को यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पहले ये देखिएगा, इसका कंटेंट लिख लीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर ये, देन ये, और उसके बाद ये महत्वपूर्ण तथ्य हम लिखेंगे बाद बोर्ड पे, वो लिखिएगा, और उस तथ्य में सूत्र आ जाएगा और उस सूत्र पर हम सवाल करेंगे। तो ये पार्ट आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वो 3 पॉइंट है जो मैंने जस्ट अभी समझाए हैं, वो मैंने बोर्ड पर लिख दी है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा। देखो पहले पॉइंट में क्या बोला गया है, प्रत्येक धातु के लिए प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति होती है, बता चुका हूं मैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देहली आवृत्ति का मान विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग है। जैसे सीजियम के लिए मतलब हमें कम ऊर्जा वाली या
कहें तो कोई भी ऑर्डिनरी लाइट मतलब कम एनर्जी वाले प्रकाश को अगर हम डालेंगे तो निकल जाएगा। अब हम लोहा ले लें, आयरन ले लें या प्लेटिनम ले लें, गोल्ड ले लें, तो जैसे जैसे हम धातु बदलेंगे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। तो देहली आवृत्ति का मान विभिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति ν0 से कम है तो उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब देहली आवृत्ति से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो उत्सर्जन नहीं होगा। चाहे कितनी भी तीव्रता का प्रकाश कितनी भी देर तक डालते रहो, आपका उत्सर्जन नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या है, जो आपको बताया था कि अगर हम लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस इलेक्ट्रॉन में गति आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने में कार्यफलन चाहिए और गति के लिए क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आपतित प्रकाश के यहाँ गलत लिख दिया, आपतित प्रकाश के आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है, ठीक है। यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, तीव्रता मैं बता चुका हूं। इस प्रकार यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक है, मतलब अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बदलेगी, केवल उसकी गतिज ऊर्जा बदलेगी। इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो बहुत तेजी गति से निकलेंगे। और तीसरे पॉइंट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसे एक की जगह 5-10 भी निकल सकते हैं। तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर करती है, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या डाली गई आवृत्ति की पर निर्भर नहीं करती है। ये वो 3 पॉइंट्स है, इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो कंटेंट है, जिसके महत्वपूर्ण तथ्य है, वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद फॉर्मूला और लिख देता हूँ जिस पर हमें सवाल को सॉल्व करना है। वो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है, मतलब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये था एक्सपेरिमेंट, ऐसा देखा गया। अब इसको बताने के लिए आइंस्टाइन ने प्रकाश का क्वांटम यूज किया, मतलब आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। कैसे दी देखिए, मैं उसको बता देता हूं आपको 2 मिनट में। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या करी वो याद रखिएगा, किसने करी, आइंस्टाइन ने करी। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो वो खोज किसने करी, आइंस्टाइन ने करी। देखो, ये ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज ने, और भी साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आइंस्टाइन ने दी। अब देखो एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी, इसको समझो। आइंस्टाइन ने सबसे पहले किसका यूज किया, क्वांटम सिद्धांत का यूज किया। आपको हमने बताया था क्वांटम का मतलब होता है एनर्जी का पैकेट, जिसको हम प्रकाश के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, फोटोन। तो आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि जो प्रकाश है वो कण रूप में चलता है, और वो जो कण है वो कुछ दूसरी चीज नहीं है, वो ऊर्जा के पैकेट हैं। जो कण है वो ऊर्जा के पैकेट हैं, और उन कणों को उन्होंने बोला फोटोन। उस फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता है, रेस्ट मास उसका कितना होता है, 0 होता है। तो आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में चल रहा है, एनर्जी के बंडल के रूप में चल रहा है। जैसे ही वो पैकेट सरफेस पर टकराते हैं, धातु की सरफेस पर गिरते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, वो पैकेट्स अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ देते हैं और कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करके बाहर की तरफ भागते हैं, निकलते हैं, मतलब सरफेस को छोड़ देते हैं। और यही घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। उनका मानना था कि यदि कोई प्रकाश से जो फोटोन हम दे रहे हैं, मतलब जो फोटोन है जो उस धातु पर गिर रहा है, उस फोटोन की ऊर्जा, अगर हम कह दें कि उस फोटोन की ऊर्जा E है, तो उस फोटोन की ऊर्जा 2 भाग में खर्च होगी। पहला, उसको निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं कार्यफलन, और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन निकला, हो सकता है वो गति करता हुआ बाहर निकले, तो मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला दिया किसने, आइंस्टाइन ने। अब ये क्या है, E फोटोन की ऊर्जा है, और फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। तो E बराबर हमने क्या लिख दिया, hν। W0 ये कार्यफलन है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mv², यही होती है। आप अभी इसको काइनेटिक एनर्जी ही रहने दीजिए, काइनेटिक एनर्जी। आप बताओ, ये जो वर्क फंक्शन है, ये जो कार्यफलन है, ये भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसमें जो आवृत्ति इन्वॉल्व होती है वह क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। तो इस ke W0 की जगह हमने क्या लिख दिया, hν0 + ke। अब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा hν - hν0, ऐसा ही होगा। h हम कॉमन ले लेते हैं,
कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, H, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने देखो यहां सीखा हुआ है, C बराबर क्या होता है, न्यू लेमडा, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन लेमडा, ये होगा। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, C अपॉन लेमडा माइनस C अपॉन लेमडा जीरो। देखो ये C क्या है, ये प्रकाश का वेग है, ये तो बदलता नहीं है। अगर हम C को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, H C 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा जीरो। और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, हाफ mv² बराबर HC अपॉन 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा जीरो। इस तरह से ये जो फॉर्मूले हैं ये बनाते चले गए। देखो कहोगे सर ये सब लिखना जरूरी है, एज सच आप तो केवल इतनी सी चीज याद रखो कि जो फोटोन हम दे रहे हैं उसके दो भाग होने हैं, एक भाग कार्यफलन कहलाता है और एक उसको गतिज ऊर्जा देता है। बाकी तो सब इसकी छोटी छोटी मैथमेटिक्स है, इधर ट्रांसफर करो, उसका मान रखो, सूत्र वगैरह रखो। तो इस तरह से कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कौन सा नहीं होगा ये डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। बट हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे सवालों में हर बार हम तो केवल यही फॉर्मूला लेंगे ऊपर वाला, और ऊपर वाले फॉर्मूले में हमें जैसी जैसी जरूरत होगी हम वैसे वैसे इसकी वैल्यू रखते जाएंगे और अपने आंसर निकालते जाएंगे। तो ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जो कि आइंस्टाइन ने करी, और इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में तो है ही, केमिस्ट्री फिजिक्स में 12th क्लास में है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ इस पर बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेजना मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट लाइक भी करिए, पसंद आती है चीज़ ज़रूर बताया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।